हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू द चैनल FIL। इस वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी दो ध्रुवीयता का अंत को डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, समकालीन विश्व की राजनीति में उसके विघटन का क्या परिणाम हुआ। ये दो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। CIS क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, इसके संस्थापक देश कौन है और वर्तमान में इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, मैप के जरिए हम देखेंगे। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा शॉक थेरेपी। इस वीडियो में दो टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पिछली वीडियो में मैं बता नहीं पाया था। तो ये दो क्वेश्चन हमारे ये हैं कि किन तीन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी। तो हमने जब सोवियत संघ के विघटन के कारण में लास्ट पॉइंट जो था हमारा राष्ट्रवादी भावना का उदय, उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रवादी भावनाओं का सबसे ज़्यादा रूस, यूक्रेन और बेलारूस में था। तो इन्हीं देशों के द्वारा सर्वप्रथम सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने USSR के विघटन की घोषणा की। तो बोरिस येल्त्सिन कौन है? तो ये हमारे सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया तो रूस के जो पहले राष्ट्रपति हैं बोरिस येल्त्सिन ने। तो ये वन वर्ड के आंसर हैं, ये आते भी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले अपने टॉपिक पे, CIS के टॉपिक पे। तो CIS क्या है? CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हिंदी में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल का राष्ट्रमंडल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है वन वर्ड में। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? तो 1991 में इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1991 में हुई। इसका संस्थापक देश कौन से हैं? संस्थापक देश तो सबसे पहले रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो आप देख रहे होंगे कि ये तीन देश वही हैं जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी। तो विघटन के बाद इन तीन ही देशों ने CIS की स्थापना करी और इसके संस्थापक देश हैं। तो स्थापना कहाँ हुई, जगह कहाँ है? तो बेलारूस है, बेलारूस में ही CIS की स्थापना हुई। तो एक बार हम देख लेते हैं नोट्स में। तो CIS क्या है? यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, इन इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो 1991 में सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रों के बीच स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। कहने का मतलब है कि जब सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल देश थे, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वो निकल करके CIS में आ गए, CIS के सदस्य बन गए। तो अगला क्वेश्चन है कि कब, कहाँ और किसके द्वारा CIS की स्थापना की गई? तो अभी हमने देखा, तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करने वाले जो सबसे पहले देश थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस, यही इसके संस्थापक देश हैं। और कब हुआ? 8 दिसंबर 1991 में बेलारूस में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 8 दिसंबर 1991 में। कहाँ हुई? बेलारूस में हुई। किसके द्वारा हुई? रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा हुई। अगले टॉपिक को देखते हैं कि CIS के सदस्य देश कौन हैं जो अभी हैं इसके वर्तमान में। तो CIS के सदस्य हैं कुल 12। इन 12 में से 3 तो उसके संस्थापक देश ही हैं, अभी देखा, रूस, यूक्रेन
और बेलारूस। और बाकी के जो देश हैं वो हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मालदोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। एक बार इन कंट्रीज़ को मैप में देख लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो जब देख पा रहे होंगे रशिया, एक हमारा ये रहा हमारा बेलारूस और यूक्रेन। ये तो 3 देश वो हो गए जो इसके संस्थापक देश हैं, और ये 3 देशों के द्वारा ही सर्वप्रथम सोवियत संघ के गठन की घोषणा भी की गई थी। उसके बाद कौन है? मालदोवा। उसके बाद हमारा ग्रीन में ये जॉर्जिया, आर्मेनिया ब्राउन में, रेड में अजरबैजान है, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये देश हैं, इनको देख लेना। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शॉक थेरेपी का मॉडल है। तो थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं इसकी क्या है। शॉक थेरेपी। तो जैसे कि हमें पता है कि सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी और वो लड़ पाने में अब सक्षम था नहीं वो अमेरिका से। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इन दोनों के द्वारा ये सुझाव दिया गया, शॉक थेरेपी का मॉडल का सुझाव दिया गया कि अगर अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है, विकास करना है, तो आप इस शॉक थेरेपी का मॉडल को अपनाओ। तो शॉक थेरेपी का मॉडल था क्या एक्चुअली में? तो इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना था, मतलब पूंजीवादी के तरीके से काम करना था। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं और इसके कुछ जो परिणाम हुए वो सब नेगेटिव ही हुए। शुरुआत में इन दोनों संस्थाओं के द्वारा ऐसा विश्वास दिलाया गया कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। तो शॉक थेरेपी में था क्या? एक तो निजी व्यवस्था को अपनाया गया, निजी व्यवस्था की ओर बढ़े, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, ठीक है, निजीकरण को शामिल किया गया, पूंजीवादी पद्धति से खेती करने पर बल दिया गया, से खेती और उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो काफ़ी बुरा रहा। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि अगर 1 नंबर में पूछा कि शॉक थेरेपी क्या है, तो ऐसा बोलते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना, कि पहले तो इतना नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद उपचार हो रहा है, ठीक है। तो शॉक थेरेपी क्या थी, इस मॉडल की क्या विशेषताएं थी और इसके क्या परिणाम हुए। तो ये एक लंबा क्वेश्चन है पूरा, इस एक क्वेश्चन में मैंने सब कुछ निपटा दिया है, ठीक है। तो दो हो सकता है कि पेपर में विशेषताएं पूछे खाली, या खाली परिणाम ही पूछें, या 1 नंबर में शॉक थेरेपी पूछ लें। तो इस एक क्वेश्चन में पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है। तो देखते हैं कि है क्या शॉक थेरेपी। तो साम्यवाद के पतन के बाद साम्यवादी से पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण के इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाया गया था, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसमें कुछ वर्ड ऐसे आए हैं अभी। साम्यवाद के पतन के बाद मतलब सोवियत संघ के पतन के बाद। और इस मॉडल में क्या था, साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर जाना था। तो साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर जाने का जो मार्ग था वो काफ़ी कष्टदायक साबित हुआ, कष्टप्रद संक्रमण था ये, ठीक है, कोई ईजी नहीं था। इतने सालों से उस जगह पर जो साम्यवादी विचारधारा चली आ रही है, सब कुछ सरकार के अंडर में था, लेकिन अब साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर जाना था, तो एकदम से तो फिर गड़बड़ हो गया ना सारा मैटर। और ये मॉडल किसके द्वारा सुझाया गया था? विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये सुझाया गया था। तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं कि शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा सुझाया गया था? भाई विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाया गया था।
शॉक थेरेपी का मॉडल क्या था? साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर जाने का ये मॉडल था, ऐसा लिख सकते हैं आप। या एक नंबर में ये भी बन सकता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो ज़्यादा फैला करके लिखने वाली बात नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए एक लाइन में आपको इतना लिख दिया, लेकिन एक नंबर में आया तो आपने केवल इतना ही लिखना है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। और दूसरी कि शॉक थेरेपी में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का यह मॉडल था। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या इसमें शामिल था शॉक थेरेपी में, शॉक थेरेपी के मॉडल के अंदर क्या क्या अपनाया जाना था। तो इसकी विशेषताओं में पहला जो पॉइंट है हमारा, वो निजी व्यवस्था को अपनाया जाना था। जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, मतलब जो सारी चीज़ें सरकार के अंडर में थी, सरकार के हिसाब से होती थी, उसको निजी फार्म में बदला गया, निजी व्यवस्था में बदला गया। और जो सारी प्रॉपर्टीज़ पहले सरकार के हाथ में होती थी, तो राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया। मतलब जिन लोगों के पास पैसा है, बिजनेसमैन है, वो प्रॉपर्टी को खरीद सकते थे अपनी इच्छा से, या जो पैसे वाली पार्टी है। और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। पहले सरकार के अनुमति के हिसाब से उत्पादन होता था और वितरण होता था, लेकिन इस मॉडल के बाद पूंजीवादी पद्धति से खेती की जानी थी, निजीकरण को बढ़ावा देना था और निजी व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन हुआ क्या, जो वादा किया था वो तो हुआ ही नहीं, अच्छा हुआ ही नहीं, बुरा हो गया, उल्टा हो गया, कांड हो गया। संक्रमण का यह मॉडल अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह मॉडल जनता को किए वादों को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, अब इतने सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है, एकदम तुम पूंजीवाद में ले आओगे तो कहाँ से मैटर सीधा होगा। तो परिणाम देखते हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर में। तो हमारा जो फर्स्ट है, शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। ठीक है, क्यों हो गई? क्योंकि समाज में सबके पास तो पैसा नहीं था। ठीक है, और औने पौने दामों में बेच दिया गया सबको। तो जो जितने भी उद्योग सरकार के अंडर में थे, उन सभी उद्योगों को निजी हाथों में या कंपनियों को दे दिया गया। तो 90% उद्योगों को दे दिया गया था निजी हाथों में, और कंपनियों को कम दामों में, और या औने पौने दामों में, या समझ सकते हैं आप, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरहासिल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है एक नंबर में कि इतिहास की सबसे बड़ी गैरहासिल किसे कहा जाता है। तो शॉक थेरेपी का जो परिणाम है कि 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया था कम दामों में, उसे ही गैराज सेल कहा जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई थी, लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब रूबल मुद्रा में गिरावट आ गई तो कम चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, लोगों की जो जमा पूंजी थी वह समाप्त हो गई। फोर्थ पॉइंट है, सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए थे। अब सब सरकार ने तो सब कुछ अब निजी कर दिया था, सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ मोड़ लिया। ठीक है ना, निजी व्यवस्था में सरकार के हाथ में थोड़ी ना होता सब कुछ। तो जो रियायत सरकार दे रही थी पहले, अब वो रियायत वापस ले ली गई। उससे क्या हुआ, ज़्यादातर लोग जो है गरीबी में पड़ गए। पहले तो लोग सरकार भर रही थी, लेकिन अब सरकार पीछे हो गई है, निजी व्यवस्था हो गई है, तो ऐसे में गरीब हो गए लोग भाई। कई देशों में एक माफिया वर्ग उदय हुआ, माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिनका आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। माफिया वर्ग मतलब थोड़ा सा हवाबाजी, अलगाववादी जो लोग हैं, उनका दबदबा बढ़ गया। अब जब रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हुई, लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई और 90% उद्योग निजी हाथों में भेज दिया गया, तो ऐसे में रूस के बैंकों पर या वित्तीय व्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो जितने भी बैंक और वित्तीय संस्थान हैं, तो कुल 1500 बैंक जो है दिवालिया हो गए थे। इतना बुरा हाल हो गया था शॉक थेरेपी की वजह से। कहाँ लोगों को ये उम्मीदें दी जा रही थी भाई तुम्हारा अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा ही हो गया, सब कुछ नेगेटिव। और सामूहिक खेती प्रणाली की समाप्ति के बाद खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई। अब सामूहिक खेती प्रणाली में क्या होता था कि सरकार की अनुमति के हिसाब से उत्पादन वितरण होता था। सरकार किसानों से फसल ले लिया करती थी और समाज में इक्वली बांट दिया करती थी। लेकिन अब सामूहिक फार्म को तो निजी फार्म में बदल दिया गया था, तो ऐसे में जो सुरक्षा थी खाद्यान्न की वो समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये कुछ 7 पॉइंट हैं परिणाम के। निष्कर्ष में क्या है,
तो उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह मॉडल उचित साबित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद सुधार एकदम किए जाने की बजाय धीरे धीरे किए जाने थे। अब इन्होंने दिखा दी तेजी भाई, वही तो मैंने शुरू में कहा कि इतने सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है, आप एकदम से उसको फोर्स करोगे तो कहाँ से होगा, सब कुछ उल्टा हो गया। तो तेज किए जाने की बजाय धीरे धीरे किए जाने थे, तो कुछ होता, उल्टा ही हो गया। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। एक बार पूरा देख लेते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था CIS, और ये कुछ छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, ये CIS, उसके बाद ये वर्ल्ड मैप में CIS के कौन कौन से देश हैं लोकेट करने के लिए प्रैक्टिस करना, और ये शॉक थेरेपी क्या थी, मॉडल की विशेषताएं और इसके परिणाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम मध्य पूर्व का संकट को डिस्कस करेंगे। उसमें आपका प्रथम खाड़ी युद्ध होगा और अरब क्रांति और अफगानिस्तान का मुद्दा। बाय बाय।